हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक अम्ल होते हैं और ये हमारे पास बहुत ही नॉन एग्जांपल्स हैं, डीएनए एंड आरएनए। अगर आप इस वीडियो में देख रहे हैं तो ये आपको दिख रहा है हमारी सेल, हमारी कोशिका। इस कोशिका में कोशिका द्रव होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य होता है, जिसके कारण जीवन की पॉसिबिलिटी है। और इसी जीव द्रव्य में ये डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स पड़े होते हैं और ये डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं इनमें से एक बिल्कुल सेंटर में होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। तो ये जो हमारा नाभिक होता है, इस नाभिक के अंदर ही इसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो इसके अंदर ही जो एसिड मिलती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। ठीक है, तो इस नाभिक के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मिलेगा और आरएनए भी मिलेगा। तो डीएनए जो होता है, डीएनए यहाँ पर आपको एक क्रॉस स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, ये होते हैं गुणसूत्र और इन गुणसूत्रों में डीएनए मिलता है। ये डीएनए जब प्रोटीन के साथ मिलते हैं तो तब बनता है हमारा गुणसूत्र। आरएनए हमारे इस न्यूक्लियस के अंदर भी मिलता है, आरएनए, और न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है, साइटोप्लाज्म में भी मिलेगा। कौन? आरएनए। डीएनए का मेन काम होता है हेरिडिटरी मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास करना, जबकि आरएनए का काम हमारे केस में है, ह्यूमन बीइंग के केस में है, कि ये जीन एक्सप्रेशन का काम करता है। डीएनए से इंफॉर्मेशन लेगा और उसको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज करेगा। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ देखी। तो बाकी ये सारे अदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट रोल ये प्ले करेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म, और सेल के अंदर जो द्रव होगा यानी आउटसाइड ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब हम यहाँ पर से इस पूरे के इस गुणसूत्र के स्ट्रक्चर को और डिटेल में देखते हैं और देखते हैं इसमें डीएनए कहाँ पर होता है। गुणसूत्र जिनकी नंबर 46 होती है, 46 होती है ह्यूमन बीइंग में, और ये इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। लास्ट में हमने जो सेल में देखा था इस तरीके से स्ट्रक्चर उसको खोल के रख दिया है और इसी के अंदर क्या मिलता है, ये डीएनए। अब ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये डीएनए और प्रोटीन के फॉर्म में है। अब इसमें अगर हम एक एग्जाम्पल कर रहे हैं डीएनए, तो इसका जो दूसरा एग्जाम्पल होता है न्यूक्लिक एसिड का, वो होता है आरएनए। तो वो ये है हमारे पास आरएनए एंड डीएनए। ये आरएनए है और ये डीएनए। तो इनकी संरचना कुछ इस तरीके से हम देखते हैं। अब ये जो संरचना है इसका निर्माण किस तरीके से ऐसा हुआ है, उसका बहुत ही बेसिक अगर हम नॉलेज लेते हैं तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स के साथ साथ नॉलेज लेते हैं कि ये कौन कौन से अणु हैं, उनके फॉर्मूले के साथ अगर हम इसको पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस यानी कि आणविक आधार। अब इस आरएनए का और इस डीएनए का जो आणविक आधार है वो क्या है? सबसे पहली चीज़ कि ये जो डीएनए एंड आरएनए होते हैं, ये डीएनए और आरएनए जो मैक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं, ये मैक्रो मोलिक्यूल्स का मतलब बहुत बड़े मोलिक्यूल्स। बहुत बड़े मोलिक्यूल्स वो मोलिक्यूल्स होते हैं जो छोटी छोटी यूनिट्स आपस में मिलकर के बनी होती हैं। तो पहले हमको इस न्यूक्लिक एसिड को पढ़ने के लिए इन प्रत्येक छोटी छोटी यूनिट की स्टडी करनी है और तब जा करके हम उन छोटी छोटी यूनिट्स को आपस में जोड़ेंगे और छोटी छोटी यूनिट्स आपस में जुड़ करके किस तरीके से ये डीएनए और आरएनए का निर्माण हुआ उस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास प्रेजेंटेशन। अब जो छोटी छोटी यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं वो कुछ इस तरीके से है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, देखो ये एक यूनिट है, ठीक है, इतनी एक यूनिट है, ये दूसरी यूनिट है और ये यूनिट्स आपस में जुड़ रही हैं। ये 3 हमने दिखा दी और ये 4 हमने यहाँ पर दिखा दी, तब एक चेन बनी है इसकी, ये वाली। फिर इसी तरीके से दूसरी चेन में भी वही छोटे छोटे यूनिट्स जुड़ेंगी। ठीक है, अब ये यूनिट्स क्या होती हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। इस यूनिट के अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, 3 डिफरेंट डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, ये क्या होते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे और ये कैसे आपस में जुड़ती है, कौन सी बॉन्डिंग इनके बीच में होती है, ये हम ये इस पूरे के पूरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और ये है हमारा इस टॉपिक के लिए पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन। अब सबसे शुरुआत में अगर हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो ये है हमारा टॉपिक न्यूक्लिक एसिड्स, जिसको हमने आज डिस्कस करना है। ये है न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ से आपके पास ये पूरे के पूरे ये जो वीडियो चल रही है ये विद नोट्स आपके पास वीडियो चल रही है। हम वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं कि ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे और मर का मतलब होता है यूनिट। जो बहुत सारे यूनिट आपस में जुड़ करके बहुत बड़ा मोलिक्यूल बना लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमर्स।
अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये दीज ऑल आर पॉलीमर्स और पर्टिकुलरली बायो पॉलीमर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, इसलिए इनको बायोपॉलीमर्स कहते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड्स की हम बात कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, इनेबल बनाते हैं कि ताकि ये क्या कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है री, मतलब दोबारा, प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्शन, अपने ही समान जीव को दोबारा से प्रोड्यूस करने के लिए क्या बनाते हैं, जीवों को इनेबल बनाते हैं ताकि इनकी जनरेशन चलती रहे। और दूसरी चीज़ ये क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास अगर कुल मिलाकर के ये जो हम बात कर रहे हैं, इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि दे ट्रांसफर करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स, यानी कि जनकों से उनके संतानों तक जो है गुणों को ले जाने का काम करते हैं। कौन? ये न्यूक्लिक एसिड्स। अगर हम मनुष्य की बात करेंगे तो मनुष्य में डीएनए जो होता है हेरिडिटरी मटेरियल होता है, यही रोल प्ले करता है आनुवंशिक गुणों को, जेनेटिक करेक्टर्स को हमारे पेरेंट्स से लेकर के हमारे अंदर लाने में और हमसे हमारे संतानों तक ले जाने में। लेकिन आरएनए हमारे शरीर में क्या रोल प्ले करता है? ये रोल प्ले करता है जीन एक्सप्रेशन में, यानी ये इन्फॉर्मेशन को ग्रेब करता है, इन्फॉर्मेशन को लेता है डीएनए से और उनको प्रोटीन संश्लेषण में यूज करता है। तो उस जिस हिसाब से डीएनए से इन्फॉर्मेशन आएंगे, आरएनए उसी हिसाब से क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन हमारी बॉडी का पहला जो है मटेरियल होता है, जिससे हमारी पूरी की पूरी बॉडी बिल्डअप होती है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसका कंपोजिशन क्या होता है। तो सबसे पहली बात हम कह चुके हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर। ठीक है, बायो मोलिक्यूल्स होते हैं, बायो पॉलीमर्स होते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। अब ये जो पॉलीमर्स हैं, तो इन पॉलीमर की कोई एक छोटी इकाई होगी जिससे मिलकर के, जिसके रिपीट होने से ये निर्मित होता है, ये पॉलीमर निर्मित होता है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। अब पहले हम इस छोटे से मॉलिक्यूल को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ करके अपना न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करेंगे। अब चाहे वो डीएनए हो, चाहे वो आरएनए हो, इस टॉपिक के हमारे यही दो मेन टॉपिक हैं। अब हमारे पास यहाँ पर हम देख रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स आर मोनोमर, न्यूक्लियोटाइड्स आर मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, और ये 3 पार्ट से कंपोज होते हैं, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेसिस और फॉस्फोरिक एसिड। अब ये जो पहला हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेंगे पेंटोस शुगर। इस पेंटोस शुगर क्या होता है? पेंटोस का मतलब होता है 5 और ओज का मतलब, पेंट का मतलब होता है 5 और ओज का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। जहाँ पर भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके नाम के साथ लास्ट में जो सफिक्स लगाया जाता है वो होता है ओज, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है, ये सारे के सारे लास्ट में ओज नजर आएगा, तो ये होता है पेंटोज। बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो, उनमें जो ग्लूकोज आपने पढ़ा है, गैलेक्टोज पढ़ा, फ्रक्टोज पढ़ा, उसमें 6 कार्बन होते हैं। लेकिन ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का है, इसलिए हम इसको पेंटोज कहेंगे। ग्लूकोज को हम हेक्सोज कह सकते हैं क्योंकि वो कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का होता है। अब इसमें जो है हम जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, इन न्यूक्लिक एसिड्स में 2 प्रकार के पेंटोस शुगर मिलते हैं। एक पेंटोस शुगर होता है राइबोस पेंटोस शुगर, ठीक है, और दूसरा होता है डीऑक्सी राइबोस पेंटोस शुगर। देखो, राइबोस पेंटोस शुगर करने क्लियर हो रहा है कि ये जरूर आरएनए में मिलता होगा। तो आरएनए का जो आर है, ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो होता है, ये इसी पेंटोस शुगर के मिलने के कारण इसका नाम राइबोस पड़ा है। उसके बाद डीएनए है, डीएनए में जो है डी का मतलब है डी ऑक्सी राइबोज, ठीक है, और एन का मतलब है न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो राइबोस पेंटोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस पेंटोस शुगर है, ये एक आरएनए में मिलता है और एक डीएनए में मिलता है। तो हम देख लेते हैं इनकी स्ट्रक्चर कैसे कैसे होती है। तो पहले हम बात करेंगे किसके? राइबोस पेंटोस शुगर की। ये जो राइबोस पेंटोस शुगर होता है ये आरएनए में मिलता है, इसलिए आरएनए की फुल फॉर्म हो गई राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये है हमारे पास राइबोस पेंटोस शुगर की संरचना। अब इसमें हम यहाँ देखेंगे कि इसमें 5 कार्बन है। पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये है। ध्यान रखना, तीसरा कार्बन और 5वां कार्बन इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अगर ये किसी और के साथ जुड़ेंगे तो ये इधर को तीसरे कार्बन से जुड़ेंगे, ऊपर को 5वें कार्बन से जुड़ेंगे। इसी तीसरे कार्बन और 5वें कार्बन से श्रृंखला नीचे को बढ़ती है और ये ऊपर को बढ़ेगी जब बहुत बड़ा मॉलिक्यूल नजर आएगा, जो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल इसमें बनेगा। तो देखो कहाँ, देखो ठीक है, यहाँ पर ये 5वें एंड से ऊपर को बढ़ता रहता है, ठीक है ना, 5वें कार्बन से शुगर के, और इधर तीसरे कार्बन से नीचे को श्रृंखला बढ़ती है। तो इसलिए जब कभी भी डीएनए का एक छोर होता है, एक को 5 प्राइम, छोर को 5 प्राइम बोल देते हैं, ठीक है, और दूसरे छोर को क्या बोल देंगे? 3 डैश, यानी कि 3 प्राइम, यानी तीसरे से इधर को बढ़ रहा है। वही दूसरी श्रृंखला इसके ठीक उल्टे को अरेंज होती है, एक ऐसे में अरेंज होती है और दूसरा उल्टे को अरेंज होती है।
ठीक है, देखिए ये उल्टा है और ये उल्टा है, तो तब इधर इसका 3 डैश आ जाता है और नीचे को इसका 5 डैश वाला आ जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर हम चलेंगे तो अभी हम जो है राइबोज पेंटोस शुगर में थे, जो कि किसका पार्ट होता है, हमारे पास आरएनए का पार्ट होता है। तो ये है, देखिए हमारे पास वो स्ट्रक्चर। इसमें ध्यान ये रखना है कि जो इसका दूसरा कार्बन है ये वाला, ठीक है, इस दूसरे कार्बन में देखो OH पड़ा हुआ है, ठीक है, इस दूसरे कार्बन में OH है, ये OH ही इसकी पहचान होती है राइबोज पेंटोस शुगर की। बाकी OH तो सभी पर है, पहले पर भी है, दूसरे पर भी है, तीसरे पर भी है, चौथे पर भी है और पाँचों के साथ भी है। लेकिन चौथे के साथ CH2OH है, पाँचों के साथ भी है। लेकिन जो ये दूसरे कार्बन का OH है ये ही डिपेंड करता, अगर इस O को मैं हटा दूँ, डिलीट कर दूँ, तो डी मतलब डिलीट हो गया, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन हो गया, ऐसी राइबोज शुगर, तो वो बन जाता है डी ऑक्सी राइबोज शुगर, जो कि किस में होता है, DNA में। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप इसका दूसरे कार्बन को देखिए, उस पर जो OH है था राइबोज शुगर के केस में, वो यहाँ पर नहीं है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया डी ऑक्सी राइबोज शुगर, यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ऐसा राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ऐसी राइबोज पेंटोस शुगर जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, डी ऑक्सी राइबोज पेंटोस शुगर कहलाती है। तो यहाँ पर हमने जो न्यूक्लियोटाइड जो बनाना है, इस न्यूक्लियोटाइड का पहला पार्ट हमने पूरा कर लिया है, जो कि था पेंटोस शुगर। यहाँ पर एक होता है राइबोज पेंटोस शुगर, एक होता है डीऑक्सी राइबोज पेंटोस शुगर, दोनों की संरचना हमने देख लिया। अब हम दूसरा डिस्कस करेंगे, कौन सा, नाइट्रोजनस बेसेस। ये नाइट्रोजनस बेसेस वो ऐसे क्षार होते हैं, ऐसे बेस होते हैं, ठीक है, एसिड बेस आपने पढ़े हैं, तो ये बेस होते हैं जिनमें नाइट्रोजन मिलता है, वो ऐसे बेस होते हैं। तो ये भी हमारे पास देखिए जी दो है, प्यूरिन और पायरिमिडिन। ठीक है, प्यूरिन जो होता है, ये प्यूरिन इसके इसमें जो है दो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, एक 5 मेंबर्स की होगी ये वाली साइकिल, और एक 6 मेंबर्स की होगी ये वाली साइकिल। ये किसके केस में, प्यूरिन, और ये प्यूरिन का कॉमन स्ट्रक्चर है। फिर इसी के बाद जो है ये प्यूरिन 2 हो जाते हैं, एक तो होता है एडेनिन जिसको A से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा होता है ग्वानिन जिसको किस से रिप्रेजेंट करेंगे, G से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है ये वाला, इसमें अगर हम जो है इसके नंबरिंग जो होती है इस कार्बन से होती है, ध्यान रखना, प्यूरिन में इस नाइट्रोजन से होती है, सॉरी, और ये क्लॉकवाइज चल रही है नंबरिंग, पहले यहाँ पूरी घड़ी में यहाँ जाएगा, फिर ये 7 से इधर को एंटी क्लॉकवाइज 7, 8, 9 इस तरीके से जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है इसके इस पोजीशन पे भी नाइट्रोजन है, इस पोजीशन पे नाइट्रोजन, एक एक करके नाइट्रोजन इधर को है, और ऐसे एक छोड़ करके नाइट्रोजन अल्टरनेट इधर को भी है। अगर इसके हम इस छठे कार्बन पर, 6 नंबर के कार्बन पर H को हटा करके NH2 ले आएंगे, तो ये बन जाता है हमारा कौन, एडिनिन। वही हम इस H को, छठे कार्बन के H को हटा करके यहाँ पर ऑक्सीजन ले आएँ, और इसका जो दूसरा कार्बन है इसके H को भी हटाकर यहाँ पर NH2 ले आएँ, तो ये बन जाता है हमारे पास क्या, ग्वानिन। तो जो हमारे पास प्यूरिन है, नाइट्रोजन बेसिस में से पहला पार्ट है प्यूरिन, ठीक है, इस प्यूरिन में 2 होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, जिसको A और G से शो हम करेंगे। दूसरी बात हम यहाँ पर बात करेंगे पायरिमिडिन की, ठीक है, नाइट्रोजन बेस का दूसरा भाग। तो पायरिमिडिन का ये दूसरा पायरिमिडिन का ये जो कॉमन स्ट्रक्चर है, अब ध्यान रखना, प्यूरिन में 2 थे, 5 मेंबर का इधर था, ठीक है, और 6 मेंबर का ये था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर केवल और केवल, भले ही इसका नाम बड़ा हो लेकिन इसके दर्शन छोटे हैं, और इसका नाम बड़ा हो, इसका नाम छोटा हो, लेकिन इसके दर्शन बड़े हैं। तो स्ट्रक्चर है, प्यूरिन में 2 साइकिल जुड़ी है और पायरिमिडिन में एक ही है। अब इसमें ये इसका कॉमन स्ट्रक्चर है, और उसके बाद ये कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, ठीक है। एक है साइटोसिन C से रिप्रेजेंट करेंगे, यूरेसिल U से रिप्रेजेंट करेंगे, और थायमिन T से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम इन तीनों नाइट्रोजन बेसेस की बात करेंगे पिरिमिडीन वाले, तो यहाँ पर हमारे पास यूरेसिल होता है, यूरेसिल केवल और केवल किस में मिलता है, RNA में, और थायमिन केवल और केवल किस में मिलता है, DNA में। तो अगर हम DNA की बात करेंगे, इसमें प्यूरिन तो दोनों मिलेंगे, A और G, और पिरिमिडीन भी 2 मिलेंगे, और वो मिलेगा आपके पास साइटोसिन और थायमिन। जबकि RNA की बात करेंगे तो RNA में प्यूरिन दोनों मिलेंगे, A और G, एडेनिन एंड ग्वानिन, लेकिन यहाँ मिलेगा साइटोसिन और यूरेसिल, किसमें, RNA में। ये 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं।
और यहाँ डीएनए में ये 4 नाइट्रोजन बेस होंगे। तो हम यहाँ पर इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, पिरिमिडिन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि जो पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होगा। ये है हमारे पास पिरिमिडिन का पहला साइटोसिन। ठीक है, यहाँ पर नंबरिंग अगर हम देखेंगे तो ये एंटीक्लोक जाएगा और इस नाइट्रोजन से शुरू हो रहा है। ठीक है, एंटीक्लोक यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा की ओर जा रहा है, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर देखेंगे कि चौथे कार्बन पर इस H की जगह पर क्या आ गया, NH2 आ जाए, और दूसरे कार्बन पर इस H की जगह क्या आ जाए, O आ जाए, तो इसको हम कहते हैं साइटोसिन। इसी तरीके से अगर हम यूरेसिल को देखेंगे तो यूरेसिल में हमारे इन दोनों 2 नंबर के कार्बन और 4 नंबर के कार्बन पर क्या आ गया, ऑक्सीजन। थायमिन में भी वही है, 2 नंबर और 4 नंबर में जो है ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है कार्बन पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, 5वें कार्बन में अंतर है इन दोनों में। यूरेसिल के केस में 5वें कार्बन पर हाइड्रोजन होगा और थायमिन के केस में उस हाइड्रोजन की जगह पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से टोटल जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो 5 होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ जो डिस्कस किया अभी तक, 2 डिस्कस किए हैं जो न्यूक्लियोटाइड में होंगे। वो हमारे पास ये हो गया पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस। पेंटोस शुगर 2 थे, राइबोस पेंटोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस पेंटोस शुगर। हमें पता चल गया ये RNA में होगा और ये DNA में होगा। ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस हमने 5 पढ़ लिए। ठीक है ना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ठीक है, इनमें से ये ऊपर के 4 जो है वो DNA में मिलेंगे और फिर थायमिन को छोड़ करके ये जो 4 होंगे यूरेसिल के साथ ये RNA में मिलेंगे। फॉस्फोरिक एसिड तो सिंपल है, फॉस्फोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है H3PO4 हमें यहाँ पर मिलेगा, H3PO4। तो इसका स्ट्रक्चर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो इन तीनों से कैसे मिलकर के बनता है। कौन 3, राइबोस पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से जुड़ते हैं। यहाँ पर हमने ये नोट कर भी रखा है कि RNA यूरेसिल में यूरेसिल होता है और DNA में थायमिन होता है। अब ये है हमारा फॉस्फोरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर ये होता है। फॉस्फोरिक एसिड में जो P होता है, ये P की 5 वैलेंसी यहाँ पर ये शो कर रहा है। ठीक है, एक ऑक्सीजन, जो 4 ऑक्सीजन है उसमें से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ गया और बाकी 3 ऑक्सीजन जो है सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और ऑक्सीजन की जो 2 वैलेंसी, दूसरी वैलेंसी किससे बैलेंस हो रही है, हाइड्रोजन से बैलेंस हो रही है। इसी फॉस्फोरिक एसिड के कारण जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उन्हें एसिड कहते हैं। ठीक है, और एसिड क्या होते हैं, जो प्रोटॉन को रिलीज करेंगे। ठीक है ना, इसके लिए अम्ल की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। तो यहाँ पर ये H+ को रिलीज कर रहा है, इसलिए रिलीज करेगा, आगे देखेंगे आप, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, एसिड कह रहे हैं। और ये DNA में मिल रहा है, RNA में भी मिल रहा है। तो DNA और RNA दोनों के दोनों क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं और न्यूक्लियस में मिलते हैं, इसलिए जो है न्यूक्लिक एसिड्स हो गए सिंपली। और यहाँ पर अब हम देखेंगे कि तीनों पार्ट्स जो न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं वो एक निश्चित पैटर्न में आपस में जुड़ेंगे और एक श्रृंखला का निर्माण करेंगे। ये आपस में इस तरीके से जुड़ेंगे और ये पूरी श्रृंखला का निर्माण करेंगे। तो एक जब जुड़ता है तो उसको बोलते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड, 2 जुड़ेंगे तो उसको बोलेंगे डाइन्यूक्लियोटाइड, 3 जुड़ेंगे तो ट्राइड, 4 जुड़ेंगे टेट्रा, ऐसे 5, 6, 7 जुड़ेंगे तो पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका न्यूक्लियोटाइड ऐसे बनेगा। लेकिन बेसिकली हम 3 के ऊपर क्या कहने लग जाते हैं, पॉली का मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब ये जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जैसे अगर ये दोनों आपस में आकर के जुड़ती हैं तो DNA बनाएंगे। एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला ऐसे घूम फिर करके जुड़ जाएगी तो इसको हम RNA बोलेंगे, जिसका स्ट्रक्चर हमने शुरुआत में आपको यहाँ पर ये दिखाया था कि ये RNA है और ये क्या है, DNA है। ठीक है, अब यहाँ पर हम वापस फिर से चलते हैं कि किस तरीके से हमारा जो है न्यूक्लियोटाइड्स जो है आपस में बनता है, और वो ये है, देखो न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में क्या है कि ये जो हमारे पास 3 उसके पार्ट्स थे, नाइट्रोजन बेस था, पेंटोस शुगर थी और फॉस्फोरिक एसिड थी। तो पेंटोस शुगर इसमें सेंटर में आ जाता है। ठीक है, उसके पास एक तरफ से जुड़ जाएगा, पहले कार्बन पर ध्यान रखना, पहले कार्बन पर जुड़ जाएगा नाइट्रोजन बेस और उसके 5वें कार्बन पर जुड़ जाएगा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब ये जो फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस इसके पहले और 5वें कार्बन पर जुड़े हैं, तीसरा कार्बन इसका खाली रहेगा, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड तो ये बन गया। अब एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड के साथ ये जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बनेगा, देखो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है,
ये हम दिखाएंगे उसमें ऐसे, ये है न्यूक्लियोटाइड। ठीक, तो ये न्यूक्लियोटाइड किस तरीके से बना, देखिए फोस्फोरिक एसिड था, पेंटोस शुगर था, और ये आपके पास क्या था, नाइट्रोजन बेस। तो पेंटोस शुगर का OH और नाइट्रोजन बेस का H रिलीज हो जाता है H2O के रूप में। ठीक है, और ऐसी फोस्फोरिक एसिड का OH और इसका पेंटोस शुगर के 5वें कार्बन का H आपस में रिलीज हो जाएंगे H2O के रूप में, और ये आपस में जुड़ करके इस तरीके की संरचना यहाँ पर ये बना लेंगे। ठीक है, ये बन गया जी। ठीक, ये बॉन्ड बन गया। अब जब ये बॉन्ड बनता है तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और जब ये बॉन्ड बनता है तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। हमने यहाँ पर ये दिखाया भी है कि ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। ये देखिए यहाँ पर कि ये जो बॉन्ड बनेगा ये बनेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनेगा। ऐसी जो नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर हम उसको देख रहे हैं ये, तो ये होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गया और ये हो गया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब ये तो बन गया एक न्यूक्लियोटाइड। अब ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे बनेंगे हमारे पास। ठीक है, अगर यहाँ पर ये एडेनिन होगा तो इसको बोलते हैं एडेनोसिन, एक फॉस्फेट ग्रुप है तो मोनोफॉस्फेट। अगर यहाँ पर बेस की जगह ग्वानिन होगा तो उसको बोलेंगे ग्वानिसिन मोनोफॉस्फेट। अगर थायमिन होगा तो थायमिडिन मोनोफॉस्फेट। अगर साइटोसिन होगा तो साइटोडिन मोनोफॉस्फेट। अगर यूरेसिल होगा तो यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। ये नाम यहाँ पर हम इन न्यूक्लियोटाइड्स को देते हैं। लेकिन अगर जब हमारे पास ये शुगर के साथ, पेंटोस शुगर के साथ केवल और केवल नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा, फॉस्फोरिक एसिड ना जुड़ा हो, तो उसको हम क्या कहने लग जाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। ये देखिए न्यूक्लियोसाइड, यानी न्यूक्लियोटाइड में जब तक फॉस्फेट ग्रुप ना जुड़ जाए, जो कि कौन से नंबर पर जुड़ता है, इसके 5वें कार्बन पर जुड़ेगा, तब तक ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड। तब तक ये न्यूक्लियोटाइड नहीं कहलाएगा। न्यूक्लियोटाइड में मिनिमम वो 3 चीज़ें जरूरी है। कौन कौन सी, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप, जो कि फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर के बनता है। ठीक है, और ये है हमारे पास है। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड था। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, ठीक है, दूसरा जुड़ेगा, तीसरा जुड़ेगा, चौथा जुड़ेगा, पांचवा जुड़ेगा, छठा जुड़ेगा। तो ये आपस में जुड़ते कैसे हैं, जरा इसको हम देख लेते हैं। तो ये जो आपस में जुड़ते हैं, इसके लिए हम एक मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूँ। इसमें ये है, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कुछ इस तरीके से जुड़ेंगे। H2O बाहर निकल गया, ध्यान रखना, शुगर का तीसरा कार्बन और फॉस्फेट से O को निकालता है। देखो यहाँ पर पैसे होगा। तो ये कोई दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में, 3 न्यूक्लियोटाइड्स हमने यहाँ पर आपस में जुड़ते हुए दिखा दिया इस तरह। अब देखिए ये बन गया हमारे पास जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता रहेगा। ये हमने इस तरीके से जुड़ते हुए दिखाए। अब देखो यहाँ पर ये जुड़ गए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स। अब यहाँ से ये जुड़ेगा, एक ये है न्यूक्लियोटाइड जिसको हमने 2 पार्ट्स में देखी, इधर का अलग है, इधर का, इधर नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, और इधर जो है शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है, यानी फॉस्फेट और शुगर आपस में मिले हैं। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ा, ये तीसरा जुड़ा और ये चौथा जुड़ा। ठीक है, तो ये आपस में जुड़ गए। अब इसका एक्चुअल डायग्राम जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे। अब हम यहाँ पर से पहले केस में डीएनए देख रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको ये स्ट्रक्चर ही नज़र आ रहा है पेंटोस शुगर का, तो ये डीऑक्सीराइबो शुगर दिख रही है, तो इसलिए ये क्या हो गया, आपका डीएनए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे आरएनए भी बनेगा, ऐसे जो है डीएनए भी बनेगा। अब डीएनए को देख लेंगे अगर हम, तो ये डीएनए की जो है वाटसन एंड क्रिक ने इस मॉडल को दिया था कि डीएनए ऐसा होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये टी जो है थायमिन जो है एडेनिन से डबल बॉन्ड से नज़र आ रहा है, सी जो है ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड से नज़र आ रहा है, ये डबल बॉन्ड, और ये आ गया यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पर डीएनए जो है इसकी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं अपोजिट समानांतर व्यवस्थित होती हैं, समानांतर व्यवस्थित होती है लेकिन अपोजिट होती हैं। इसको देख रहे हैं आप तो ये उल्टा अरेंज है, ठीक है, और इसको देखेंगे आप तो ये इसी को, अगर आप इसी एरो के साथ इसको पलट देंगे तो ये ऐसे नज़र आएगा। ठीक है, नीचे को ऑक्सीजन देखो, यहाँ पर ऊपर को ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऊपर को ऑक्सीजन। तो ये दोनों की दोनों श्रृंखलाएं
विपरीत दिशा में व्यवस्थित होती हैं। अब जो निर्माण होता है, निर्माण हमेशा ऊपर को, आप ये देखो, ये ऊपर को ये शुगर का 5वां कार्बन है और नीचे को इस शुगर का तीसरा कार्बन है। तो नीचे को तीसरे कार्बन से श्रृंखला बढ़ रही है हर जगह पर, देखो तीसरे कार्बन से, और ऊपर को जो है हर जगह पर जो है किससे, 5वें कार्बन से बढ़ेंगे। तो ऊपर का एंड जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, 5 एंड, और नीचे का जो एंड हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 3 एंड। तो अब जो निर्माण होता है हमेशा वो कहाँ को होता है, 5 एंड से लेकर के 3 एंड की तरफ श्रृंखला का जुड़ना शुरू होता है। तो चूंकि ये जो दूसरी श्रृंखला है, ये दूसरी श्रृंखला उल्टी है, तो यहाँ पर इसका 5 प्राइम नीचे को होगा और 3 प्राइम, 3 एंड जो है वो ऊपर को होगा। तो इसका जो एरो है वो ऊपर की ओर 5 से 3 की ओर निर्माण किया जाएगा। अब जो एक यहाँ पर होता क्या है कि जो एक श्रृंखला का एडेनिन होता है वो दूसरी श्रृंखला के थायमिन से हाइड्रोजन, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा, और इसी तरीके से जो एक श्रृंखला का थायमिन होगा वो दूसरी श्रृंखला के एडेनिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। ध्यान रखना ये हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पर, हाँ ठीक है। और ऐसे ही एक श्रृंखला का अगर साइटोसिन होगा तो दूसरी श्रृंखला के ग्वानिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा, ये देख रहे हैं आप। और ऐसे ही एक श्रृंखला का जो जी होगा, आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब यही 4 बार बार रिपीट होते रहेंगे, इन 4 के अलावा कोई 5वां तो डीएनए में मिलेगा नहीं। तो यही जितने भी होंगे, 1000 करोड़ जितने भी होंगे, मिलियन बिलियन में जितने भी होंगे, ये सब के सब यही बार बार रिपीट होकर के बनेंगे। और ये ट्रिपल बॉन्ड से किसके साथ जुड़ रहा है, सी से जुड़ रहा है। अब ऐसे ही अगर हम आरएनए की बात करेंगे तो ये डीएनए में क्या होता है, ये डबल हेलिकल होता है। वाटसन ने बताया था और क्रिक ने बताया था कि ये इस तरीके से डबल हेलिकल में ऐसे व्यवस्थित होता है। आरएनए केवल सिंपली ऐसे ऐसे करके बन जाता, और इसमें जो कि क्या होता है, ये है उसकी स्ट्रक्चर। देखो ये आरएनए सिंपली ये हुआ, यूं यूं घूम करके बन गया। और डीएनए में क्या हुआ, ये 2 हेलिकल्स आपस में आए, ठीक है, और इस तरीके से जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो होता क्या है, देखिए कि एक श्रृंखला का जी ट्रिपल बॉन्ड सी से जुड़ेगा, इनको बेस पेयर से कहेंगे, जोड़ा बन गया, चारों का जोड़ा बन गया, ठीक है। और ये जो ए होगा दूसरे के टी से, जी होगा वो दूसरे के सी से, ऐसे अगर टी होता तो वो दूसरे के ए से, दूसरी श्रृंखला के ए से जुड़ेगा। तो ये हमारे पास 5 प्राइम और 3 प्राइम का भी केस आपको समझ में आ गया, यानी एंड का 3 एंड और 5 एंड। ध्यान रखना ये विपरीत दिशा में व्यवस्थित होते हैं। हालांकि इस डायग्राम में हम इसको थोड़ा उल्टा करके दिखा, इस वाले को उल्टे को दिखाते तो ज़्यादा बेटर होता। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, लेकिन एक दूसरे के समानांतर होते हैं लेकिन विपरीत दिशा में व्यवस्थित होते हैं। अब यहाँ पर देखो, हमने पूरे स्ट्रक्चर में डीएनए और आरएनए के बारे में ही देखा। तो डीएनए और आरएनए में डिफरेंस हमने यहाँ पर बता दिया। ये इसके जस्ट ऊपर इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस था। ये हमारे पास देखिए यहाँ पर डिफरेंस, जो समरी हम डिफरेंस की बना रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है कि डीऑक्सी राइबो शुगर होता है, इसमें राइबो शुगर होता है, इसमें नाइट्रोजन बेसिस एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन होता है, इसमें एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और यूरेसिल होता है। यहाँ आरएनए में थायमिन नहीं मिलेगा, डीएनए में यूरेसिल नहीं मिलेगा। ये नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड होता है और ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड का मतलब ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला आपस में जुड़ी है। सिंगल स्टैंडर्ड का मतलब कि इसमें जो है एक ही न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला आपस में फोल्ड होकर के इसी तरीके से बन रही है। तो ये आपके पास पूरा का पूरा डिटेल स्टडी हमने डीएनए के और आरएनए के बेस में बताई, यानी कि कुल मिलाकर के हमने न्यूक्लिक एसिड्स को डिस्कस किया है। आप इसे करिए। अब हम अगले वीडियो में जो बनाएंगे वो बनाएंगे टाइप्स ऑफ डीएनए एंड टाइप्स ऑफ आरएनए एंड रोल ऑफ डीएनए, टाइप्स ऑफ डीएनए एंड रोल ऑफ टाइप्स ऑफ आरएनए। इस चीज़ को हम यहाँ पर पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। तो आप ये नोट्स के साथ इसको दोबारा से स्टडी कर सकते हैं। आज के लिए इतना।